हेलो बच्चों, यस्मा स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने हमारा यह चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया वो इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 1 में सत्ता की साझेदारी, इसका जो दूसरा वीडियो है उसको देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा सत्ता की साझेदारी क्या होती है और उसके आधार पर सबसे पहले हमने उदाहरण के रूप में श्रीलंका के बारे में पढ़ा। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे किस तरह से जाति संघर्ष चले और अंततः सरकार को सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा। उसी के उलट दूसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं बेल्जियम। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। यूरोप का एक छोटा सा देश है जो नीदरलैंड, यूक्रेन इत्यादि देशों से घिरा हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो अपने हरियाणा राज्य से कम है और आबादी हमारे हरियाणा राज्य से लगभग आधी है। हरियाणा राज्य का उदाहरण क्यों हम लोग बार बार ले रहे हैं कि जो हमारा भारत है इतने प्रांतों से मिलकर बना, उसका जो छोटा सा राज्य हरियाणा है उसके बराबर का एक देश, यूरोप का देश, जो कि एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया, उसको हम लोग एक रेफरेंस लेके पढ़ते हैं कि वहां पे भी क्षेत्रीय विभिन्नता थी, जाति विभिन्नता थी और भाषा में भी विभिन्नता थी, परंतु वहां के लोगों या कहें वहां की सरकार ने इतने सूझबूझ से हल निकाला कि उसको हम लोग एक बेल्जियम मॉडल के रूप में भी पढ़ते हैं। तो हमारा जो बेल्जियम है वो विभिन्नताओं से भरा है, वहां भी एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ है। तो हमारा जो बेल्जियम देश है, अगर वो हम लोग मानचित्र में देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से भाषा के आधार पे वहां के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। तो हम लोग मानचित्र में देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर का क्षेत्र वो फ्लेमिश इलाका या फ्लेमिश क्षेत्र कहलाता है, जहां पे उस देश की लगभग 59% 59% आबादी किसकी रहती है? डच भाषा की। मतलब वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उसमें से लगभग 60% लोग डच भाषी हैं। हम ये कह सकते हैं कि डच भाषी वहां पे बहुसंख्यक हैं और ये जो डच भाषी हैं ये भले संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन इनका जो आर्थिक संपन्नता कहें वो कम है, उतना अधिक संपन्न नहीं है जितना कि वहां के दूसरे भाषा के, जिसको भी हम पढ़ेंगे फ्रेंच भाषा के लोग। तो जो फ्लेमिश इलाका है वहां पे रहने वाले डच भाषी बहुसंख्यक हैं, क्योंकि वो 60% की आबादी को धारण किए हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है जितने की डच भाषी थे। अब मानचित्र में हम लोग बेटा नीचे देखते हैं बच्चों, वो वेलोनिया का क्षेत्र। वेलोनिया के क्षेत्र में जो हमारे मैक्सिमम जो है वो फ्रेंच भाषी है। वहां के ज्यादातर 40%, पूरे देश की लगभग 40% आबादी वहां पे फ्रेंच भाषी है और ये लोग इन डच भाषियों से अधिक आर्थिक रूप से सक्षम है, या ये हम कहें अधिक संपन्न है। अब इसी मानचित्र में हम लोग देखते हैं बच्चों कि जर्मन भाषी लगभग 1% है और जो हमारा मानचित्र बीच में ब्रुसेल्स आप लोग देख पा रहे हैं, उस ब्रुसेल्स में फ्रेंच की संख्या अधिक है और वो समृद्ध भी है। इस तरह से अगर हम देखें तो इन चार क्षेत्रों में अलग अलग विविधताएं हमको देखने को मिलती है। तो श्रीलंका के आधार पे सिंघली और तमिलियंस में संघर्ष हुआ, लेकिन यहाँ पे उस हद तक संघर्ष नहीं गया, यहाँ भी विविधता थी। अब देखेंगे तो फ्लेमिश क्षेत्र और वेलोनिया दो ऐसे बड़े समुदाय बने जिनमें कुछ मनमुटाव और तनाव की स्थिति आई। तो 1950 से 1960 के बीच में इन दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष रहा, तनाव रहा, मतभेद भी रहे। तो वो ज्यादातर किस कारण से हुआ? डच भाषियों को क्या लगा, हम बहुसंख्यक हैं लेकिन हमारे आर्थिक संपन्नता, आर्थिक विकास उतना नहीं हुआ जितना कि फ्रेंच भाषियों का हुआ। तो ये जो मतभेद था ये कुछ हद तक तनाव की स्थिति में उनको ले आया। तो जो ये तनाव आया तो वहां पे जो सरकार थी उन्होंने इस तनाव को कम करने के लिए कुछ समस्या का हल निकालने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। जैसे श्रीलंका में क्या हुआ, सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया ही नहीं। सिंघलियों का वो समर्थन करते रहे, वो अगर उनके बौद्ध धर्म को मानने वाले थे तो बौद्ध धर्म के जितने भी संगठन थे उनको बढ़ावा देते रहे, नौकरियों में भी उनको बढ़ावा मिला।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। इन लोगों ने क्या किया, श्रीलंका से अलग हटके समस्या का हल निकाला, एक अलग रास्ता निकाला कि नहीं, हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं जो बहुमत में, चाहे वो आपके फ्लेमिश के हों या वेलोनिया क्षेत्र के हों, इन सभी को समान रूप से मान सम्मान आदर दे, ताकि उनको दोनों समुदायों को लगे कि हमारा देश है, संघर्ष की स्थिति ना आए। क्षेत्रीय विविधताओं को समझा, जैसे कि श्रीलंका में क्या, वहां की सरकार ने सिंहलियों को ही बढ़ावा दिया, उनको लगा कि यही हमारे देश के नागरिक है। लेकिन यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं रहा। यहाँ की जो बेल्जियम सरकार है, उन्होंने क्या जाना कि अगर हमारे फ्लेमिश क्षेत्र के लोग रहने वाले डच भाषी हैं, बहुसंख्यक हैं, उनको भी उतना सम्मान मिले जितना कि हमारे फ्रेंच भाषियों को। तो सरकार ने क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार किया कि हमारे देश में तीन अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं। इसी को देखते हुए वहां पे 1970 से लेकर 1993 के बीच में बच्चों 4 संविधान संशोधन किए गए। किस आधार पे किए गए होंगे, किस लिए किए गए होंगे कि हमारे अलग समुदाय हैं, इनकी क्या जरूरतें हैं, डच भाषी हैं, फ्रेंच भाषी, इनकी क्या जरूरतें हैं, कुछ संख्या में जर्मन भाषी हैं, तो हम इनको भी क्या सुविधाएं दें, उसके आधार पे संशोधन करते गए। जैसे कि हमारे देश में संविधान बना, लेकिन जैसे जैसे समय की मांग, समाज की आवश्यकता आई, उसी हिसाब से हमारे यहाँ के संविधान में संशोधन हुए। और बेल्जियम ने भी 1970 से 1993 के बीच में 4 महत्वपूर्ण संशोधन करके दोनों समुदायों के समस्याओं का समाधान किया, या ये कहें कि उनके हितों को ध्यान में रख के नीतियां बनाई। इसी के आधार पर बच्चों जो सरकार के वहां पे कार्य रहे हैं, हम देखते हैं कि एक बेल्जियम मॉडल बन गया। एक उदाहरण के रूप में कहते हैं कि कोई अच्छा काम करता है तो एक आदर्श प्रस्तुत हो जाता है। तो उसी तरह से इतने बड़े जाति संघर्ष तनाव को कम करते हुए बेल्जियम की सरकार ने जो कदम उठाए थे, उसको हम लोग बेल्जियम मॉडल के रूप में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच मंत्री समान, मतलब उनकी जो संख्या रखी गई वो समान। ऐसा नहीं कि अगर हमारे डच भाषी अधिक है तो वहां से ज्यादा मंत्री चुन के आ जाएंगे, और फ्रेंच भाषी कम है तो वहां से कम मंत्रियों की संख्या रहेगी। तो सरकार में क्या रहेगी, इससे सरकार में असमानता की भावना रहती है। तो उन लोगों ने एक ऐसा स्टेप उठाया कि जितने मंत्री रहेंगे सरकार में, दोनों समुदायों के मंत्रियों की संख्या समान रखी जाएगी। तो दोनों समुदायों को क्या लगेगा कि हमारा बराबर का प्रतिनिधित्व तो सरकार में है। विशेष कानून तभी बने जब दोनों समूह अर्थात डच और फ्रेंच भाषी के जो मंत्री हैं, उन दोनों का बहुमत उसके लिए सहमत हो। ऐसा नहीं कि कोई एक शासन कर रहा है, उसके मंत्री ज्यादा है, उन्होंने एक कानून पास कर दिया, ऐसा नहीं। दोनों समुदायों के जो मंत्री हैं, उन दोनों समुदाय के मंत्रियों की चूंकि संख्याएं समान है, तो जब दोनों तरफ की समान बहुमत आ जाता था, तब उन लोगों ने कानून को पास किया, और वो कानून पूरे देश पे लागू हुआ। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। वहां पे क्या हुआ, केंद्रीय सरकार जो भी गठित की गई इन दोनों भाग मंत्रियों की संख्या से, उन्होंने क्या किया, प्रांतीय आधार पे जो सरकारें गठित थी उनको अधिक शक्तियां दी। उससे क्या हुआ कि वहां के जो समुदाय के लोग हैं, उनकी पहुंच उन प्रांतीय सरकारों तक आसानी से हुई, और वो प्रांतीय सरकार वहां के समुदायों के अच्छे काम के लिए, उनकी भलाई के लिए अधिक से अधिक नियम कानून बनाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है वो वहां पे किया गया। जो केंद्र की शक्तियां थी वो अधिकतर प्रांतीय सरकारों को दे दी गई। बच्चों इसी में हम लोगों ने मैप में जो देखा ब्रुसेल्स ये वहां की राजधानी है, और वहां का जो क्षेत्रीय बनावट है, जाति बनावट है, वो कुछ इससे अलग रहा। वहां पे फ्रेंच भाषी अधिक संख्या में रहे और मजबूती के साथ रहे, लेकिन वहां पे जो सरकार बनी उसको एक अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, और वहां पे इन दोनों डच और फ्रेंच भाषी के जो भी मंत्री चुने गए वो बराबर रहे। भले वहां पे फ्रेंच अधिक मजबूत की संख्या में रहे और उनकी जो आर्थिक संपन्नता रही थी, लेकिन जो मंत्री बने और डच भाषी बने वो समान है। तो हम ब्रुसेल्स राजधानी को देखते हैं कि वहां के जो प्रतिनिधि है वो दोनों की संख्या को समान रखा गया। इसीलिए हम देखते हैं कि ये यूरोपीय संघ जो वहां का गठित हुआ था उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में रखा। क्यों? एक शांतिप्रिय केंद्र उनको मिला, जिसने कि अपने देश में ही इतनी जटिल लेकिन सफल मॉडल को बनाया। इसी के आधार पर यूरोपीय संघ ने वहां पे अपना मुख्यालय खोला।
तो इन सब के समाधान से वहां पे जो गृह युद्ध की आशंका थी वो समाप्त हो गई। जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका में देखा, बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध चला। क्यों? क्योंकि दोनों समुदायों में ये लगता था कि हमारी इस पे ज्यादा पहुंच होनी चाहिए। सिंगली बहुसंख्यक थे तो वो चाहते थे कि सारा रिसोर्सेज वही अपनाएं। यहाँ पे ऐसा नहीं रहा। यहाँ पे सरकार ने इतनी आसानी से समस्या का हल किया कि गृह युद्ध की आशंका को विराम लगा दिया। इसको हम लोग बेल्जियन मॉडल पढ़ते हैं। तो इस पूरे क्रियाकलाप से निष्कर्ष क्या निकला या जिससे हम शिक्षा लेते हैं वो क्या है कि दोनों देश, श्रीलंका और बेल्जियम, दोनों लोकतांत्रिक देश जो हम लोगों ने उदाहरण अभी देखा, लेकिन उसमें जो समझदारी दिखाई वो बेल्जियम सरकार ने दिखाई। दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया और वहां के रिसोर्सेज पे सबका समान अधिकार हो, ऐसा बेल्जियम सरकार ने कानून बनाया। और बेल्जियम सरकार ने जो समुदाय और क्षेत्र का आदर किया। ऐसा नहीं कि डच भाषियों को बहुतायत में है तो उनको ज्यादा मान सम्मान या उनके अनुसार कोई नीतियां बनाई, नहीं, दोनों को समान आदर दिया। सत्ता में साझेदारी पर सहमति, सबसे बड़ी बात तो यही थी जो हम लोग शुरू से पढ़ते जा रहे हैं कि जो हमारी सरकार बनी, जो शासन प्रणाली देश में चलेगी, उसमें सभी की भागीदारी रही। सभी की मतलब अभी हम पढ़ रहे हैं समुदायों, वो सबसे पहले आवश्यक है, क्योंकि समुदाय मतलब जन, लोग। तो सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु व्यक्ति, जन है। तो वहां के जो लोग हैं उनमें क्या रहा कि हर व्यक्ति, हर समुदाय की साझेदारी, अर्थात उनके प्रतिनिधि समान रूप से सरकार में बैठे। तो सत्ता में जो साझेदारी पे सहमति बनी, ये बेल्जियम के लिए महत्वपूर्ण आधार बना। बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक पे कोई दबाव नहीं। हम लोगों ने देखा श्रीलंका में कितना संघर्ष हुआ, कितने लोग बेरोजगार हुए, परंतु यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे से समय अंतराल में 1970 से 93 के बीच में जो संशोधन करके वहां की सरकार ने दोनों समुदायों के बीच में जो मतभेद थे उसको समाप्त कर दिया और एक मॉडल सरकार के रूप में प्रस्तुत हुए। एकता और सौहार्द बना रहा, जबकि हम देखते हैं श्रीलंका में कितना संघर्ष रहा। बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं था। स्थिर सरकार बनी, सभी समुदायों का समान प्रतिनिधित्व रहा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब लोगों ने अपने देश को समृद्धशाली बनाया। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि जो हमारी सत्ता में साझेदारी है, अभी हमने समुदायों की साझेदारी देखा, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोगों का समान प्रतिनिधित्व सरकार में बेल्जियम ने रखा। तो बेल्जियम की सरकार का जो ये नीति अपनाई थी उसको हम लोग बेल्जियम मॉडल के रूप में पढ़ते हैं। अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे। धन्यवाद।